फैक्ट्री में कैसे बनता है रूह अफ़ज़ा? आखिर कैसे रूह अफ़ज़ा दवा खाने से एक बड़ी कंपनी बन गया? कैसे शुरू हुआ रूह अफ़ज़ा का दवाई से शरबत बनने तक का सफर और क्या क्या मिलाया जाता है रूह अफ़ज़ा में? रूह अफ़ज़ा का मेकिंग प्रोसेस क्या है? कहीं रूह अफ़ज़ा हमें गर्मी में राहत पहुंचाने के साथ साथ ऊपर पहुंचाने का काम तो नहीं करता? क्या वाकई रूह अफ़ज़ा हमारी सेहत के लिए बेस्ट है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। गर्मी से राहत पानी है तो याद आता है कि रूह अफ़ज़ा, लेकिन क्या ये रूह अफ़ज़ा हमारे भरोसे के काबिल है? रूह अफ़ज़ा के बनने में कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं? फैक्ट्री में रूह अफ़ज़ा बनने में कितना टाइम लगता है और इसे कितने प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है? कैसे बना रूह अफ़ज़ा भारत के साथ साथ पाकिस्तान जैसे देशों का फेवरेट शरबत? कैसे एक दवाखाने से एक बड़ी कंपनी बनने तक का सफर तय किया रूह अफ़ज़ा ने? चलिए आपको पूरा किस्सा बताते हैं। घमौरी, खुजली, टपकता पसीना, मच्छर, ये सब जहां गर्मी में हमारे लिए श्राप बनकर आते हैं, वहीं गर्मी हमें प्यारा सा तोहफा भी देती है और उस तोहफे का नाम है ठंडा ठंडा अपने स्वाद के लिए जाना जाने वाला रूह अफ़ज़ा। सूरज ज़्यादा की तपती धूप से राहत पानी हो या फिर दिलो दिमाग को सुकून पहुंचाना हो, मुस्लिम के इफ्तार का हिस्सा बनना हो या फिर मेहमानों के सामने पेश करना हो, हर काम में साथ देता है रूह अफ़ज़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये शरबत देश विदेश का पसंदीदा शरबत बना कैसे? तो बॉस, इसका एक ही जवाब है और वो है इसका लाजवाब टेस्ट जो किसी को भी अपना दीवाना बना देता है। आज रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने में काफी मदद करती है और बड़ी शान से भारत की शान बनकर खड़ी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमदर्द कंपनी पहले एक दवाखाना थी जो कि लोगों को बीमारियों से राहत दिलाने का काम करती थी। लेकिन फिर रूह अफ़ज़ा की एंट्री हुई और पूरी कहानी बदल गई। साल था 1906 जब यूनानी हर्बल इलाज के एक हकीम हाफिज अब्दुल हमीद ने पुरानी दिल्ली में हमदर्द नाम से एक दवाखाना खोला। देखते ही देखते अब्दुल हमीद अपनी दवाइयों के चलते जगह जगह फेमस हो गए और साल 1907 में अपने मरीजों को गर्मी से बचाने के लिए इन्होंने एक सिरप बनाया जो कि रूह अफ़ज़ा ही था। इससे लोग लू, धूप की गर्मी से बचने में मददगार साबित हुए। इस तरह ये रूह अफ़ज़ा दवा न रहकर लोगों का पसंदीदा ड्रिंक बन गया और हमदर्द रूह अफ़ज़ा के लिए ही फेमस हो गया। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो अब्दुल हमीद का एक बेटा पाकिस्तान चला गया और हमदर्द का कारोबार यानी रूह अफ़ज़ा का कारोबार करने लगा और वहीं दूसरे बेटे ने भारत में ही रहकर हमदर्द के कारोबार को आगे बढ़ाया और 1920 में हमदर्द एक कंपनी बन गई और आज ये देश विदेश हर जगह अपनी पहचान बनाई हुई है। इस तरह रूह अफ़ज़ा देश के बंटवारे से पहले लोगों की पसंद बना हुआ है जो कि आज भी बरकरार है और इसकी सबसे बड़ी वजह है टेस्ट और क्वालिटी, जिसमें सालों साल के बाद भी कोई फर्क देखने को नहीं मिला है। चाहे कंपनी का डाउनफॉल आया हो या कंपनी ने नोट छापे हो, दोनों ही सूरतों में कंपनी ने अपने कस्टमर्स का भरोसा बरकरार रखा। तो चलिए जानते हैं कि इस भरोसे को कायम रखने के लिए रूह अफ़ज़ा में कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। लेकिन बॉस, उससे पहले हमारी और हमदर्द की मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक और पेज को फॉलो कर लीजिए। तो इस प्रोसेस की शुरुआत होती है शुगर सिरप बनाने से। तो इसके लिए फैक्ट्री में चीनी के बड़े बड़े बोरे लाए जाते हैं क्योंकि जब इतना सारा रूह अफ़ज़ा बनेगा तो चीनी भी तो ज्यादा लगेगी ना, इसीलिए एक कमरे में चीनी ही चीनी लाकर रखी जाती है। इस कमरे में आपको ये टनल दिख रहे होंगे, ये टनल अंडरग्राउंड होते हैं और बॉइलिंग टैंक से अटैच्ड होते हैं। वर्कर इन्हीं टनल की मदद से चीनी को बॉइलिंग टैंक तक पहुंचाते हैं। कुछ ही मिनट में चीनी घुलना शुरू हो जाती है क्योंकि इन बॉइलिंग टैंक्स में गर्म पानी होता है। चीनी को अच्छे से उबालने या फिर कहीं पानी में घोलने के लिए इन टैंक्स का टेम्परेचर करीब 115 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जब तक इस प्रोसेस पर काम होता है, दूसरी तरफ रूह अफ़ज़ा का दूसरा प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसमें एक बड़े से टैंक में पाइनएप्पल और ऑरेंज जूस को आपस में अच्छे से मिक्स किया जाता है। जब ये दोनों अच्छे से मिल जाते हैं तो इस जूस को बॉइलिंग टैंक से जुड़े हुए पाइप की मदद से बॉइलिंग टैंक में भेज दिया जाता है। यानी ये जूस घुली हुई चीनी के साथ मिलता है। कुछ ही समय में फलों का ये जूस और चीनी दोनों मिक्स हो जाती है, जिसके बाद बारी आती है इन्हें आगे के प्रोसेस के लिए इस टैंक से बाहर निकालने की। पाइप से जब ये जूस बाहर निकलता है तो फिर ये जाता है होल्डिंग टैंक में। यहाँ इस लिक्विड का फर्टिलाइजेशन का काम शुरू होता है, जिसके लिए इस लिक्विड को माइक्रो फिल्टर से ऐसे गुजारा जाता है जिससे ये अच्छे से फिल्टर हो सके। जब ये फिल्टर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर इस जूस या कहें लिक्विड को बाहर अलग कंटेनर में निकाल लिया जाता है। शुगर का काम भी खत्म हो गया, जूस भी मिल गया। अब देखते हैं कि इसे बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए क्या किया जाता है, यानी इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं तो इसको एकदम झकास टेस्ट देते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा फैक्ट्री के उस हिस्से में जहां इसे टेस्ट देने का काम होता है। तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती है, इन्हीं की मदद से रूह अफ़ज़ा को टेस्ट देने के लिए फ्लेवर तैयार किया जाता है। सबसे अच्छी बात इस कंपनी की यह है कि रूह अफ़ज़ा में किसी भी केमिकल या नुकसानदायक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी रूह अफ़ज़ा में मिलने वाले सभी चीजें फायदेमंद और नेचुरल होती हैं। इसीलिए आज तक कभी भी रूह अफ़ज़ा के साइड इफेक्ट या नुकसान से जुड़ी कोई खबर सामने नहीं आई है। तो चलिए जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इस सबसे पहले फैक्ट्री के इस डिपार्टमेंट में रूह अफ़ज़ा में शामिल होने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े से कंटेनर में डाला जाता है और फिर उन सबको अच्छे से मिक्स किया जाता है। इन इंग्रेडिएंट्स में नीलोफर, पुदीना, मुनक्का, गुलाब, यूरोपीय सफेद लिली, ब्लू स्टार वाटर लिली जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब चीजों को इस टैंक में मिलाने के बाद इन्हें पानी से भरे हुए एक हब डिस्टिलेशन टैंकर में ले जाया जाता है। देखिए कैसे इसे हब डिस्टिलेशन मिलाकर इस टैंक को फिट करने का काम चल रहा है। जब ये फिट हो जाता है तो उसके बाद इस डिस्टिलेशन टैंकर को अच्छे से बंद कर दिया जाता है क्योंकि अब बारी है इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बेहतर तरीके से बॉयल करने की। लेकिन क्यों, यही सवाल घूम रहा है ना आपके दिमाग में भी। दरअसल इस टैंकर के अंदर एक फिक्स टेम्परेचर पर इन्हें इसीलिए बॉयल किया जाता है ताकि जो इस टैंकर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं वो धीमे टेम्परेचर पर सही से बॉयल हो सके और जब इनसे भाप निकलेगी तो ये वैसे ही धीरे धीरे अपने अंदर से ऑयल और रस निकालना शुरू कर देंगे। इसीलिए प्रोसेस काफी अहम माना जाता है क्योंकि इसी प्रोसेस की वजह से रूह अफ़ज़ा को अपना असली कलर और टेस्ट दोनों मिल पाते हैं। अब इस प्रोसेस
प्रोसेस के बाद जो फ्लेवर होता है वो स्टीम के रूप में बदल जाता है, लेकिन अभी भी ये रूह अफ़ज़ा के लिए पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, इसीलिए इसे आगे डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें जो स्टीम है उसे लिक्विड में चेंज करना होता है और ये स्टीम पाइप की मदद से आगे वाले टैंक में भेजी जाती है। बता दें स्टीम से जो लिक्विड बनता है उसे आर्क नाम दिया गया है। भले ही आज बड़ी बड़ी मशीनों से रूह अफ़ज़ा तैयार होता है, लेकिन जो मेथड जो रेसिपी है वो पुरानी वाली ही इस्तेमाल की जाती है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है लेकिन तरीका वही है। इस आर्क लिक्विड को तैयार हो जाने के बाद इसे एक कंटेनर में कुछ समय के लिए स्टोर करके रखा जाता है ताकि ये और अच्छे से अपने फॉर्म में आ सके। कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और फिर कुछ समय बाद बारी आती है रूह अफ़ज़ा के कलर को बनाने की, यानी रूह अफ़ज़ा लाल दिखने की वजह क्या है। तो अब हम कलरिंग डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बड़े से कंटेनर में एक वर्कर कुछ लाल लिक्विड से डाल रहा है। तो इस तरह रूह अफ़ज़ा का लाल सुर्ख रंग तैयार किया जाता है। अब तक सभी चीजें अलग अलग हैं, जैसे कि जो शुगर सिरप है वो अलग कंटेनर में रखा है, रूह अफ़ज़ा को टेस्ट देने वाला लिक्विड आर्क अलग रखा है और ये लाल लिक्विड अलग रखा है। इन सब की फ्रेंडशिप कराने यानी कि इन्हें मिक्स कराने के लिए इन्हें मिक्सिंग मशीन में डाला जाता है। इन सभी अलग अलग लिक्विड को इस मिक्सिंग मशीन में डालकर अच्छे से मिक्स करने का काम होता है। और बता दें ये तीनों ही लिक्विड करीब 1 घंटे तक मिक्स किए जाते हैं, क्योंकि अगर इन्हें अच्छे से मिक्स नहीं किया गया तो रूह अफ़ज़ा की जो असली फॉर्म होती है वो हमें मिल ही नहीं पाएगी। इसीलिए इस प्रोसेस में करीब 1 घंटे का समय लगता है। इसके बाद रूह अफ़ज़ा की टेस्टिंग की जाती है, जिसमें रूह अफ़ज़ा का कलर, एड शुगर का टेस्ट, थिकनेस, सब चीजों को बारीकी से मशीनों की मदद से जांचा जाता है। अगर इसमें कोई कमी नहीं निकलती है तभी इस रूह अफ़ज़ा को आगे भेजा जाता है, जहां बारी आती है इस रूह अफ़ज़ा के बॉटल्स में पैक करने की, जिसके लिए एक कन्वेयर बेल्ट पर काफी सारी बॉटल्स रखी होती हैं और मशीन से रूह अफ़ज़ा इसके अंदर भरा जाता है और फिर बॉटल्स में पैक होकर मार्केट में बिकने के लिए आ जाता है। तो दोस्तों देखा आपने कितने प्रोसेस से गुजरकर रूह अफ़ज़ा बनकर तैयार होता है। वैसे आपको रूह अफ़ज़ा पसंद है या फिर कोई सॉफ्ट ड्रिंक, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से इस पेज को फॉलो कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।